हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 5 वंशागति का आणविक आधार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर का उत्तर लिखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न 1 क्या है। निम्न को नाइट्रोजनीकृत क्षार व न्यूक्लियोटाइड के रूप में वर्गीकृत कीजिए। एडेनिन, साइडिन, थायमिन, ग्वानोसिन, यूरेसिल तथा साइटोसिन। तो देखिए आइए इसको हम क्या करते हैं, नाइट्रोजनी क्षार के रूप में और फिर न्यूक्लियोटाइड के क्षार के रूप में लिखते हैं कौन क्या है। तो देखिए जो नाइट्रोजनीकृत क्षार है वो क्या है, एडेनिन, थायमिन, यूरेसिल तथा साइटोसिन। ये चारों जो हैं नाइट्रोजनीकृत क्षार हैं। और देखिए न्यूक्लियोटाइड क्या क्या है इसमें ग्वानोसिन और फिर साइटिडीन जो है यह है न्यूक्लियोटाइड्स। आगे देखिए अगला प्रश्न संख्या 2 देखिए। यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से एक सवाल है ये। देखिए उत्तर 4 ग्राफ के नियमानुसार द्विरज्जुक डीएनए में एडेनिन प्लस क्या होता है, एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर क्या होता है, थायमिन प्लस साइटोसिन। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये सभी 1-1 होते हैं। तो देखिए अर्थात यानी कि एडेनिन बराबर होगा किसके, थायमिन के, और ग्वानिन जो होगा वो किसके बराबर होगा, साइटोसिन के। जो एडेनिन होगा वो किसके बराबर होगा, थायमिन के, और जो साइटोसिन होगा ग्वानिन के बराबर होगा। तो देखिए चूंकि साइटोसिन दी गई मात्रा कितनी है, 20% है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, तो ग्वानिन भी 20% होगा। ग्वानिन प्लस साइटोसिन बराबर कितना हो गया, 40। तो क्या हो गया, 40% हो गया। अब 100 में से क्या करेंगे हम, चारों का कितना है परसेंट, चारों का है 100%। उसकी प्रतिशत पूछ रहा तो 20 दिया है, तो मतलब पूरे का पूरा 100% हमारा जो हमारा पूरा मान होता है 100% होता है। तो 100 में से हम 40 को घटा देंगे। तो देखिए जब हमने यहाँ पे 100 में से 40 को घटाया तो हमारा कितना है, 60% आया। क्योंकि एडेनिन बराबर क्या होता है, ग्वानिन होता है। एडेनिन की मात्रा कितना होता है, 60/2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 हैं, क्या क्या है यहाँ पे देखिए एडेनिन और ग्वानिन साथ में रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटे में 2 लगाएंगे, यानी एडेनिन ग्वानिन दोनों बराबर है। तो जब हम बटे में 2 लगाएंगे तो एक, या फिर चाहे उसे आप एडेनिन मान लीजिए चाहे ग्वानिन मान लीजिए। तो हमारा एडेनिन पूछा तो उसे एडेनिन मानेंगे। तो एडेनिन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 60/2 यानी कि 30। तो हमारा प्रतिशत में पूछा तो हमारा यहाँ पे 30% जो होगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 3। यदि डीएनए के एक रज्जुक के अनुक्रम निम्नलिखित हैं या निम्नवत हैं, क्या है देखिए 5 दिशा से लेके कितना 5 से 3 दिशा की ओर। तो क्या है देखिए ATGC, फिर ATGC और फिर क्या ATGC, फिर ATGC और फिर ATGC। मतलब कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है। तो देखिए 5 से लेकर 3, 5 डैश से दिशा से 3 दिशा की ओर। तो देखिए तो पूरक रज्जु के अनुक्रम को 5 से 3 दिशा की ओर दिशा में लिखिए। जो हमारा दिया हुआ किसकी दिशा में है, ये 3 से 5 की दिशा में है। हमें क्या कह रहा है, इसको 5 से 3 की दिशा में लिखने के लिए कह रहा है। तो आइए इसको लिखते हैं। देखिए उत्तर, डीएनए एक द्विकुंडली संरचना होती है, अर्थात यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी होती है। दोनों श्रृंखलाएं प्रतिसामांतर ध्रुवणता रखती हैं। इसका तात्पर्य है यदि एक श्रृंखला की ध्रुवणता 5 से 3 की ओर हो तो दूसरे की ध्रुवणता 3 से 5 की तरफ होगी। आगे देखिए, दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनी क्षार परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। एडेनिन द्वारा 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा थायमिन, फिर देखिए जो एडेनिन है थायमिन से कितना 2 बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 बंध यहाँ पे लगा हुआ है। और क्या है देखिए, और साइटोसिन हाइड्रोजन बंध द्वारा ग्वानिन से जुड़ा कितने बंध, 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा। यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन बंध बना हुआ है। ये जो एडेनिन होता है वो 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है थायमिन से, और जो साइटोसिन होता है वो 3 हाइड्रोजन बंध से ग्वानिन से जुड़ा होता है। इसके फलस्वरूप यूरिन के विपरीत दिशा में पिरिमिडीन होता है। इससे डीएनए द्विकुंडलित के
क्या होता है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के मध्य समान दूरी बनी रहती है। अतः डीएनए के पूरक रज्जु श्रृंखला में नाइट्रोजनीकृत क्षार निम्नलिखित रूप से क्या है, निम्नवत है। देखिए एक से यहाँ पे देखिए हमारा जो दिया हुआ क्वेश्चन में 3 से 5 की दिशा की ओर, और फिर यहाँ से हमारा क्या है 5 से 3 की दिशा की ओर, 5 से 3 दिशा की ओर। तो देखिए इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए हमारा क्या है, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है ATGC 1 2 3 4 5 6 7 बार दिया हुआ था। अब देखिए हमने इसको क्या किया, इसको हमने क्या किया, हमें क्या लिखना था, इसको 5 से 3 की दिशा में लिखना था। तो देखिए हमारा तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, इसका हम उल्टा करेंगे। देखिए पहले टी को लिखेंगे, उसके बाद ए को लिखेंगे। तो हमने पहले टी लिखा, फिर ए लिखा, उसके बाद देखिए पहले क्या होगा, हमारा थायमिन हो जाएगा, थायमिन, फिर होगा क्या होगा, एडेनिन, फिर होगा ग्वानिन, फिर होगा साइटोसिन। तो देखिए यहाँ पे हमारा थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, इसको इसी प्रकार से लिखते चले जाएंगे। कितनी बार, जितनी बार दिया 7 बार। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जुक के अनुक्रम को निम्नवत लिखा गया हो तो दूध आरएनए के अनुक्रम निम्नलिखित लिखिए। दूध आरएनए के क्या अनुक्रम लिखिए। तो देखिए उत्तर देखिए, आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है। आरएनए सामान्यतया एक रज्जुक संरचना है। इसमें थायमिन नाइट्रोजनीकृत क्षार के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो देखिए जहाँ पे थायमिन टी है वहाँ पे क्या कर देंगे, यू कर देंगे, क्योंकि थायमिन के स्थान में क्या यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए का एक रज्जुक अनुलेखन में इकाई अनुवांशिक सूचना को दूध आरएनए यानी कि एमआरएनए में प्रतिलिपिकृत करने की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। आगे देखिए, यदि कूटलेखन रज्जुक के अनुक्रम निम्नवत हैं, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दूध आरएनए, देखिए जहाँ पे दूध आरएनए एमआरएनए के अनुक्रमानुपाती होगा। देखिए एमआरएनए में क्या होता है, थायमिन के स्थान पर डीएनए में तो थायमिन पाया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। लेकिन जो आरएनए होता है, आरएनए में थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। तो देखिए हमारा जो टी है थायमिन है, तो हम टी की जगह पर क्या लिखे हैं, यू लिखे हैं, क्योंकि थायमिन की जगह पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो इसी प्रकार से हम जहाँ पर टी है वहाँ पर, जहाँ थायमिन वहाँ पर यूरेसिल करते जाएंगे और हमारा ये श्रृंखला तैयार हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। डीएनए द्विकुंडली की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कन्वर्जेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। तो उत्तर देखिए, वाटसन व क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया था। इस मॉडल की मुख्य विशेषता पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बीच युग्मन का होना था। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में क्षार युग्मन ही एक ऐसी विशेषता थी जिसने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में क्या सहयोग किया। क्षार युग्मन की इसी गुण के आधार पर श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक बनती हैं, अर्थात एक डीएनए रज्जुक में क्षार अनुक्रम पता होने पर दूसरे रज्जुक के क्षार युग्मक को भी क्या करते हैं, ज्ञात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त डीएनए का प्रत्येक रज्जुक नए डीएनए रज्जुक के संश्लेषण हेतु सांचे का कार्य करता है। इस सांचे से बना द्विकुंडलित डीएनए अपने जनक डीएनए के समरूप होता है। डीएनए प्रतिकृतिकरण की सेमी कंजर्वेटिव पद्धति में डीएनए के दोनों रज्जुक पृथक होकर नए रज्जुक के संश्लेषण हेतु सांचे के समान कार्य करते हैं। डीएनए प्रतिकृति में एक जनक रज्जुक व एक नया रज्जुक होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। टेम्पलेट डीएनए या आरएनए की रासायनिक प्रकृति व इससे डीएनए या आरएनए की संश्लेषित न्यूक्लिक अम्लों की प्रकृति के आधार पर न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमरेज के विभिन्न प्रकार की सूची बनाइए। तो देखिए उत्तर, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमरेज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रतिकृति के लिए आवश्यक हैं। यह डीएनए टेम्पलेट का उपयोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के बहुलकन को प्रेरित करने के लिए करता है। डीएनए अणुओं की दोनों श्रृंखलाएं एक साथ पृथक नहीं होती। डीएनए द्विकुंडली प्रतिकृति हेतु छोटे छोटे भागों में खुलती है।
इसके फलस्वरूप बनने वाले खंड परस्पर डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज स्वयं प्रतिकृति प्रक्रम का प्रारंभ नहीं कर सकते, यह कुछ निश्चित स्थल पर संवाहक की सहायता से होती है। दूसरा नंबर देखिए, आरएनए पॉलीमरेज हेडिंग हमारा, यह डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज होता है। यह डीएनए को सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन के लिए उत्प्रेरित करता है। आरएनए पॉलीमरेज अस्थायी रूप से प्रारंभन कारक या फिर समापन कारक से जुड़कर अनुलेखन का प्रारंभ या समापन करता है। केंद्रक में डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज के अतिरिक्त निम्नलिखित 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। कौन कौन से देखिए। नंबर 1 क्या है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। यह राइबोसोमल आरएनए यानी आरएनए को क्या करता है, अनुलेखित करता है। और फिर क्या है, आरएनए थर्ड, यह ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए तथा छोटे केंद्रीय आरएनए के अनुलेखन के लिए उत्तरदायी होता है। और अगला है तीसरा नंबर क्या है देखिए, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। यह संदेशवाहक आरएनए यानी एमआरएनए के पूर्ववर्ती विषमांगी केंद्रीय आरएनए का अनुलेखन करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्डे व चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया। तो उत्तर देखिए, हर्शे व चेज ने डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ सिद्ध करने हेतु P32 व P32 आइसोटॉप्स युक्त माध्यम में ई कोलाई जीवाणु का संवर्धन कराया। कुछ समय वृद्धि करने के पश्चात जीवाणु को जीवाणु भोजी द्वारा संक्रमित कराया गया। संक्रमण के पश्चात देखा गया कि जीवाणु भोजी का प्रोटीन आवरण S35 रेडियोधर्मी युक्त हो गया, जबकि इसके डीएनए में सल्फर नहीं होता। इसके विपरीत जीवाणु भोजी डीएनए P32 यानी सल्फर जो होता है P32 रेडियोधर्मी आइसोटॉप्स की उपस्थिति दिखा रहा था क्योंकि डीएनए में यहाँ पे देखिए किस प्रकार से किया गया था, जीवाणु को यहाँ पे देखिए जीवाणु को रखा गया था और कुछ बार वृद्धि होने के बाद वो ऐसा हुआ था। देखिए, क्योंकि इसमें फास्फोरस होता है, प्रोटीन आवरण में P32 अनुपस्थित था। P32 रेडियोधर्मी युक्त जीवाणु भोजी द्वारा ऐसे जीवाणु को संक्रमित कराया गया जिसमें जीवाणु धर्मी तत्व नहीं थे। संक्रमण के पश्चात देखा गया समस्त जीवाणु रेडियोधर्मी हो गए। अधिकांश रेडियोधर्मी आइसोटॉप्स जीवाणु भोजी की अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित हो गए। रेडियोधर्मी तत्व रहित जीवाणु में S32 युक्त जीवाणु भोजी द्वारा संक्रमण कराने पर जीवाणु भोजी पृथक करने पर देखा गया कि जीवाणुओं में रेडियोधर्मी तत्व मौजूद नहीं थे, बल्कि ये जीवाणु भोजी के प्रोटीन आवरण में ही रह गए। उपरोक्त प्रयोग से सिद्ध होता है या सिद्ध करता है कि जीवाणु भोजी का डीएनए वह पदार्थ है जो नए जीवाणु भोजी उत्पन्न करता है, यानी नए जीवाणु भोजी को जन्म देता है। वह संक्रमण में भी क्या भाग लेता है। यह सिद्ध हो गया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, प्रोटीन नहीं है। डीएनए क्या आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए जो है प्रोटीन नहीं है। इसके अतिरिक्त डीएनए फास्फोरस युक्त होता है, जबकि प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता। डीएनए सल्फर रहित होता है, जबकि प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8। देखिए, निम्न के बीच अंतर बताइए। नंबर का क्या है, पुनरावृत्ति डीएनए एवं अनुषंगी डीएनए। खा है एमआरएनए तथा टीआरएनए। गा है क्या, टेम्पलेट रज्जु तथा कोडिंग रज्जु। तो हमें क्या करना है, इनमें अंतर बताना है। तो आइए पहले देखते हैं का पुनरावृत्ति डीएनए और एवं अनुषंगी डीएनए। तो देखिए, पुनरावृत्ति डीएनए एवं अनुषंगी डीएनए में अंतर। देखिए, इधर हमने लिखा पुनरावृत्ति डीएनए, इधर अनुषंगी डीएनए। तो देखिए, पुनरावृत्ति डीएनए में देखते हैं। नंबर 1, यह डीएनए के फैले हुए भाग हैं जो जीनोम के प्रतिलिपि में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम हैं। ये डीएनए के छोटे छोटे शिखर हैं। जो अनुषंगी हैं, डीएनए के छोटे छोटे शिखर होते हैं। और देखिए दूसरा, पुनरावृत्ति डीएनए में, पुनरावृत्ति डीएनए क्रम रैंडम हो सकता है या नहीं भी। और
जो अनुषंगी डीएनए होता है इसके नाइट्रोजन क्षार पुनरावृत्त क्रम रैंडम होता है। तीसरा देखिए, इसमें विभिन्नताएं उपस्थित हो सकती हैं। किसमें? पुनरावृत्ति डीएनए में विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं, उपस्थित हो सकती हैं यानी। और फिर अनुषंगी डीएनए में देखिए, इसमें विभिन्नताएं गुणसूत्र युग्मन की अवस्था के अव्यवस्था के समय होती हैं। इसमें क्या होता है? अनुषंगी में क्या होता है? इसमें विभिन्नताएं जो होती हैं गुणसूत्र युग्मन की अव्यवस्था मतलब गलत व्यवस्था के कारण होती हैं, या गलत व्यवस्था के जब समय होता है उसका, जब गलत व्यवस्था होता है तब उस समय होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, mRNA और tRNA में अंतर। तो देखिए हमारा एक तरफ है mRNA, एक तरफ है tRNA। तो देखिए mRNA में क्या, यह कूट सूचनाएं ले जाता है, और tRNA ये अमीनो अम्ल के संयोजन हेतु सूचना लाता है। वह पॉलीपेप्टाइड के संयोजन हेतु एक प्रतिकूट ले जाता है। mRNA देखिए क्या है, वैसे ही है mRNA का कहने का मतलब, ये मतलब मैसेंजर RNA जो सूचना लेके जाता है, और tRNA यानी ट्रांसफर RNA। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए नंबर mRNA में, इसमें नाइट्रोजन समक्षार रूपांतरित नहीं होते। इसमें mRNA में जो होते हैं क्या होता है, नाइट्रोजन समक्षार रूपांतरित नहीं होते, लेकिन tRNA में क्या होता है, इसमें रूपांतरित होते हैं। और देखिए mRNA में इसका आणविक भार 2 लाख से 5 लाख तक होता है, और tRNA का आणविक भार 25,000 से 30,000 तक होता है। अगला देखिए ऑप्शन नंबर ग, टेम्पलेट रज्जु या और कोडिंग रज्जु में अंतर। तो देखिए एक तरफ टेम्पलेट रज्जु, एक तरफ कोडिंग रज्जु। तो देखिए टेम्पलेट रज्जु में यह अनुलेखन में भाग लेता है, और कोडिंग रज्जु जो होता है अनुलेखन में भाग नहीं लेता। टेम्पलेट रज्जु क्या होता है, इसमें ध्रुवण 3 से 5 दिशा में होता है, और कोडिंग रज्जु में इसमें ध्रुवण 5 से 3 की दिशा में होता है। टेम्पलेट रज्जु में देखिए न्यूक्लियोटाइड क्रम mRNA में मौजूद क्रम से परिपूर्ण होता है, और कोडिंग RNA में इनमें न्यूक्लियोटाइड mRNA में मौजूद क्रम जैसे हैं, सिवाय यू के स्थान पर क्या होता है, टी होता है, यानी यूरेसिल के स्थान पर क्या होता है, थाइमिन होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की 2 मुख्य भूमिकाओं की सूची बनाइए। तो देखिए उत्तर, स्थानांतरण यहाँ पे हेडिंग हमारा है, इस प्रक्रिया में एमिनो अम्ल के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। एमिनो अम्लों के क्रम व अनुक्रम संदेशवाहक आरएनए में पाए जाने वाले क्षारों के अनुक्रम पर निर्भर करते हैं। एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण होने पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला राइबोसोम से क्या हो जाती है, पृथक हो जाती है, यानी अलग हो जाती है। यहाँ पे देखिए चित्र में राइबोसोम पर mRNA तथा tRNA अणुओं की स्थिति देखिए किस प्रकार से है। राइबोसोम पर tRNA की उपस्थिति होती है। राइबोसोम पर जो है क्या है, mRNA है, और जो tRNA है उस पर क्या है, अणुओं की स्थिति है। आगे देखिए हेडिंग हमारा क्या है, राइबोसोम में स्थानांतरण में राइबोसोम की भूमिका। तो देखिए नंबर 1, राइबोसोम का छोटा सब यूनिक mRNA के प्रथम कोड AUG के साथ बंधित होकर समारंभ कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड tRNA बनाता है, जिसकी पहचान प्रारंभक tRNA द्वारा की जाती है। एमिनो अम्ल tRNA से जुड़कर एक जटिल संरचना बनाता है, जो आगे चलकर tRNA के प्रति प्रकूट से पूरक क्षार युग्म बनाकर mRNA के उचित आनुवंशिक कोडान से जुड़ जाती है। दूसरा नंबर देखिए, राइबोसोम के बड़े सब यूनिट पर tRNA अणुओं के जुड़ने के लिए 2 खांच होती है। इन्हें पी साइट या दाता स्थल और ए साइट या ग्राही स्थल कहते हैं। पी साइट पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को धारण करने वाला tRNA जुड़ता है। ए साइट ग्राही पर एमिनो एसिड tRNA जुड़ता है। बड़े सब यूनिट के पेप्टाइड सिंथेटेज एंजाइम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एमिनो अम्ल के COOH तथा एमिनो एसिड tRNA के एमिनो अम्ल के NH के मध्य पेप्टाइड बंध बनाता है। अगला प्रश्न देखिए,